पाकिस्तान में आजकल एक ऐसी आग लगी हुई है जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही, और ये आग है उसके सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में। हाल ही में वहां एक ट्रेन हाईजैक कर ली गई और ये खबर फिर से दुनिया भर में फैल गई। हर कुछ महीनों में हमें ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, सेना पर हमला, बड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना। बिल्कुल। तो सवाल यह है कि आखिर चल क्या रहा है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा और रिसोर्सेज के हिसाब से सबसे अमीर प्रांत बलूचिस्तान, वो उससे अलग क्यों होना चाहता है? ये लोग कौन हैं जो पाकिस्तानी सेना से सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जान तक देने को तैयार हैं? इस पूरी कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है हमें इतिहास की धूल हटानी पड़ेगी। बिल्कुल। आज जो हो रहा है वो किसी एक घटना का नतीजा नहीं है। ये दशकों से चले आ रहे धोखे, टूटे हुए वादों और अपनी पहचान बचाने की एक लंबी लड़ाई की कहानी है। अच्छा। और इसे समझने के लिए हमें उस वक्त में जाना होगा जब पाकिस्तान का वजूद भी नहीं था, लेकिन बलोच पहचान बन रही थी। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ये पहचान बनी कैसे? क्या ये हमेशा से एक संगठित इलाका था? नहीं, शुरुआत में ऐसा नहीं था। 12वीं सदी की बात है। इस इलाके में कोई तय सरहदें नहीं थी, बस बलोच कबीले थे जो फैले हुए थे। तब मीर जलाल खान नाम के एक सरदार ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने 44 अलग अलग कबीलों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। 44 कबीले? हाँ, और ये पहली बार था जब इन कबीलों ने खुद को एक बड़ी पहचान, एक कौम के तौर पर देखा। अच्छा, तो ये एक तरह से बलोच राष्ट्र का जन्म था। हाँ, आप कह सकते हैं। आज भी मीर जलाल खान को बलोच लोग अपना संस्थापक पिता मानते हैं। और ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। वो कैसे? बलूचिस्तान में आपको रिंदाबाद और जटोई जैसे शहर मिलेंगे जिनके नाम उनके बच्चों के नाम पर रखे गए हैं। ये दिखाता है कि जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन कबीलों के इस गठबंधन को एक राज्य, एक स्टेट की शक्ल कैसे मिली? क्योंकि एक देश चलाने के लिए सिर्फ पहचान काफी नहीं होती, एक सिस्टम भी चाहिए होता है। बिल्कुल सही सवाल है। ये हुआ 1666 में। ओके। उस वक्त दो बड़ी ताकतें थी, मुगल साम्राज्य और ईरान का सफावद साम्राज्य। दोनों इस इलाके पर कब्जा करना चाहते थे। इसी दबाव के बीच बलोच सरदारों ने मिलकर एक केंद्रीय सत्ता बनाई जिसे खान ऑफ कलात कहा गया। मीर अहमद खान पहले खान बने, लेकिन असली सुनहरा दौर आया मीर नासिर खान के वक्त में। उन्होंने ऐसा क्या खास किया? मीर नासिर खान ने वो किया जो एक मॉडर्न देश करता है। उन्होंने एक व्यवस्थित राजनीतिक ढांचा बनाया, 25,000 सैनिकों की एक प्रोफेशनल फौज खड़ी की। 25,000 उस समय में? हाँ, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कबीलों के सभी सरदारों की एक काउंसिल बनाई। ये काउंसिल आज की संसद की तरह काम करती थी, जहां मिलकर फैसले लिए जाते थे। अच्छा। तो ये साफ है कि पाकिस्तान बनने से सदियों पहले बलोचों के पास अपनी एक आजाद और व्यवस्थित राजनीतिक पहचान थी। वो किसी के गुलाम नहीं थे। वो फिर कहानी में अंग्रेजों की एंट्री होती है। हाँ, यहीं से मामला उलझना शुरू हुआ होगा, जैसा कि दुनिया के कई हिस्सों में हुआ। बिल्कुल। और इसकी वजह थी द ग्रेट गेम। द ग्रेट गेम। हाँ, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश साम्राज्य और रूसी साम्राज्य के बीच मध्य एशिया पर दबदबे की एक होड़ चल रही थी। अंग्रेजों को डर था कि रूस कहीं अफगानिस्तान के रास्ते भारत पर हमला ना कर दे। अच्छा। इसलिए वो अपने भारतीय साम्राज्य और रूस के बीच एक बफर जोन, एक सुरक्षित इलाका बनाना चाहते थे। और इसके लिए कलात की जमीन उनके लिए सोने की तरह कीमती थी। तो उन्होंने कलात के साथ क्या किया? उन्हें अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए अपनी फौज भेजनी थी। पहला रास्ता पंजाब से होकर जाता था, लेकिन उस वक्त सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने साफ मना कर दिया कि उनकी जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, तो वो रास्ता बंद था। हाँ, तब अंग्रेजों की नजर कलात पर पड़ी। उन्हें एक दूसरा रास्ता चाहिए था। और कलात के खान ने उन्हें रास्ता दे दिया? उन्होंने पहले खान मेहराब खान से समझौता किया, लेकिन जब अंग्रेजी फौज वहां से गुजरने लगी तो स्थानीय बलोच कबीलों ने इसका विरोध किया। उन्हें अपनी जमीन पर विदेशी फौज पसंद नहीं आई। अंग्रेजों ने इसे खान का धोखा समझ लिया। उन्हें लगा कि खान ने ही विद्रोह करवाया है। अच्छा। बस उन्होंने कलात पर हमला किया और मेहराब खान को मार दिया। मतलब एक गलतफहमी की वजह से उन्होंने पूरे राज्य पर हमला कर दिया। ये उस पैटर्न की शुरुआत थी जो आज तक चल रहा है। बाहरी ताकतें इस इलाके को सिर्फ अपने रणनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। वहाँ के लोगों की मर्जी की कोई अहमियत नहीं। सही बात है। इसके बाद अंग्रेजों ने कलात को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा, जिसे ब्रिटिश बलूचिस्तान कहा गया, वो सीधे उनके कंट्रोल में था। दूसरा हिस्सा खान के पास रहा। ओके। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी कानूनी बात हुई। वो क्या? 1876 में कलात की संधि हुई।
इस संधि के आर्टिकल 3 में अंग्रेजों ने खुद लिखित में माना कि कलात एक स्वतंत्र राज्य है, वो ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, ये एक दस्तावेज है जो साबित करता है कि कानूनी तौर पर भी बलूचिस्तान कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था। और ये बात आगे चलकर बहुत अहम हो जाती है। तो जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, तब तो कलात के खान को पूरी उम्मीद होगी कि अब उनका राज्य पूरी तरह आजाद हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो तो कभी गुलाम थे ही नहीं। हाँ, और यही कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे दुखद मोड़ आता है। कलात के खान ने अपनी आजादी का केस लड़ने के लिए एक वकील को नियुक्त किया, और जानते वो वकील कौन था? कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। एक सेकंड, मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के संस्थापक? जी हाँ। उन्होंने कलात की आजादी का केस लड़ा? ये तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। जिन्ना ने अंग्रेजों और भारतीय नेताओं के सामने जोरदार तरीके से कलात की आजादी की वकालत की। अच्छा। उनकी दलील यही थी कि 1876 की संधि के हिसाब से कलात एक आजाद मुल्क है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल थी। कैसी चाल? मतलब पहले आजादी का यकीन दिलाओ ताकि भारत इस मामले से पूरी तरह बाहर हो जाए। बिल्कुल। और फिर जब मौका मिले तो कब्जा कर लो। एकदम यही हुआ। जिन्ना चाहते थे कि भारत इस समीकरण से हट जाए। 4 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आजादी से भी पहले पाकिस्तान और कलात के बीच एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन हुआ। ओके। जिसमें पाकिस्तान ने कलात को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। कलात में जश्न मनाया गया। और जैसे ही भारत और अंग्रेज तस्वीर से हटे, पाकिस्तान ने अपना असली रंग दिखाया। उन्होंने कलात के स्थानीय सरदारों को लालच देकर अपनी तरफ करना शुरू किया। और मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना ने कलात पर चढ़ाई कर दी। खान ऑफ कलात को कराची ले जाया गया और उनसे ज़बान विलय के कागजों पर दस्तखत करवा लिए गए। ये तो सीधा सीधा धोखा हुआ। और ये धोखे की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। खान के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इस ज़बरन विलय के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वो अपने साथियों के साथ पहाड़ों में चले गए। अच्छा। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आखिर में उन्होंने वही किया जो वो बार बार करेंगे। उन्होंने कुरान की कसम खाई कि अगर प्रिंस बातचीत के लिए नीचे आ जाएं, तो उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा। और प्रिंस ने उन पर भरोसा कर लिया? हाँ, उन्होंने कुरान की कसम पर भरोसा किया और नीचे आ गए। जैसे ही वो आए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। ये तो... कुरान की झूठी कसम ये एक ऐसा जख्म है जो आज भी बलोचों के दिल में ताज़ा है। ये सिर्फ एक राजनीतिक धोखा नहीं था, ये उनके सबसे पवित्र विश्वास पर हमला था। 1948 में विलय हो गया, कहानियां खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया कि ये आग बुझने के बजाय और भड़क गई? उन्होंने बलोच पहचान को ही मिटाने की कोशिश की। 1955 में पाकिस्तान एक 1 यूनिट पॉलिसी लेकर आया। 1 यूनिट पॉलिसी? हाँ, इसका मकसद था कि पश्चिमी पाकिस्तान के सभी प्रांतों, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को मिलाकर एक यूनिट बना दिया जाए। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि बलूचिस्तान का नाम आधिकारिक तौर पर नक्शे से ही गायब हो गया। अपनी पहचान पर इतना बड़ा हमला, इसका क्या असर हुआ? जाहिर है एक और विद्रोह हुआ, और इस बार इसकी अगुवाई किसी युवा ने नहीं, बल्कि एक 80 साल के बुजुर्ग नवाब नौरोज खान ने की। 80 साल के? हाँ, जरा सोचिए, इस उम्र में लोग आराम करते हैं, लेकिन यहाँ अपने लोगों की पहचान के लिए वो अपने परिवार के साथ हथियार उठाकर पहाड़ों में लड़ने चले गए। ये दिखाता है कि ये लड़ाई उनकी रगों में कितनी गहरी है। बिल्कुल। और इस विद्रोह का क्या हुआ? क्या फिर से वही कहानी दोहराई गई? दुख की बात है, हाँ, इस विद्रोह का अंत भी कुरान की झूठी कसम और धोखे से हुआ। फिर से? हाँ, पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भी बातचीत के बहाने बुलाया, कुरान की कसम दी, और जैसे ही वो और उनके साथी नीचे आए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवाब नौरोज खान जेल में ही मर गए और उनके बेटों को फांसी दे दी गई। ये तो एक पैटर्न बन गया है। जब भी पाकिस्तान को जरूरत होती है, वो वादे करते हैं और काम निकलते ही सेना का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। 1970 के दशक में ये फिर हुआ। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो बचे हुए पाकिस्तान का नया संविधान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को बलोच नेताओं के समर्थन की सख्त जरूरत थी। उन्होंने बलोच पार्टियों को सत्ता में हिस्सेदारी दी, वादे किए, लेकिन जैसे ही संविधान बना और उनका काम निकल गया,
उन्होंने उन्हीं बलोच पार्टियों पर बैन लगा दिया और फिर और बलूचिस्तान में इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। हजारों लोग मारे गए। ये धोखे और टूटे वादों का पैटर्न तो साफ दिख रहा है, लेकिन आज की लड़ाई सिर्फ पहचान की नहीं लगती, इसमें पैसा और संसाधन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गए है ना? हाँ, और यही इस लड़ाई का नया और शायद सबसे विस्फोटक पहलू है। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है, गैस, सोना, तांबा सब कुछ है। हाल ही में वहाँ सोने और तांबे के बहुत बड़े भंडार मिले, लेकिन अब मुनाफे का बंटवारा देखिए। एक डील के मुताबिक चीन की कंपनी को 50% मिलेगा, पाकिस्तानी सरकार को 48% और बलूचिस्तान को? और बलूचिस्तान प्रांत को, जिसकी ये जमीन है, उसे मिलेगा सिर्फ 2%। सिर्फ 2%? ये तो मजाक जैसा लगता है। और इसी कहानी में अब चीन एक बहुत बड़ा किरदार बन गया है, खासकर ग्वादर पोर्ट और सी पैक, यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की वजह से। लेकिन पाकिस्तान तो कहता है कि सी पैक से पूरे देश का भला होगा और बलूचिस्तान को भी इसका बड़ा फायदा मिलेगा। इसमें क्या गलत है? कहने में बात सही लगती है, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है। मतलब? बलोचों के लिए सी पैक का मतलब है कि एक 6 लेन का हाईवे उनके गांव के बीच से गुजर रहा है, जिस पर उन्हें गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है। अच्छा? उस हाईवे के किनारे बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियां बन रही हैं, जहां काम करने वाले लोग बाहर से लाए गए हैं। ग्वादर के मछुआरों को उनके सदियों पुराने मछली पकड़ने के इलाकों से हटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ अब चीनी पोर्ट बन गया है। तो उनके लिए ये विकास नहीं, ये उनके ही घर में बेगानापन और कब्जा है। बिल्कुल। तो इसी के जवाब में अब ये लड़ाई और भी तेज हो गई। हाँ, अब ये विद्रोह बहुत ज्यादा संगठित और घातक हो गया है। पहले जो अलग अलग गुट लड़ रहे थे, उन्होंने मिलके बलोच राजी अजोई संघात या BRAS बनाया, और अब उन्होंने बलोच नेशनल आर्मी यानी BNA का गठन किया है। अच्छा। वो खुद को अब एक राष्ट्रीय सेना के तौर पर पेश कर रहे हैं। जो जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला हुआ, वो दिखाता है कि ये अब सिर्फ छिपकर हमला करने वाला गुरेया युद्ध नहीं रहा। ये दो सेनाओं के बीच की लड़ाई जैसा होता जा रहा है। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, तो ये एक अलग पहचान की लड़ाई से शुरू हुई, फिर बार बार हुए धोखे से बढ़ी, और अब संसाधनों की लूट ने इसे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां से वापसी मुश्किल लग रही है। बिल्कुल। आज की स्थिति को सिर्फ एक विद्रोह कहना शायद सही नहीं होगा, ये एक गृह युद्ध जैसा लग रहा है। और समस्या की जड़ ये है कि पाकिस्तान इसे हमेशा से एक सुरक्षा समस्या, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देखता है, जिसे सेना से कुचला जा सकता है। जबकि बलोच इसे अपने राष्ट्रीय अस्तित्व की लड़ाई मानते हैं। हाँ, अपनी पहचान और अपने भविष्य की लड़ाई, जिसकी शुरुआत ही एक गैर कानूनी और जबरदस्त विलय से हुई थी। तो कुल मिलाकर बलूचिस्तान का इतिहास हमेशा से बड़ी भू राजनीतिक लड़ाइयों में एक मोहरा बनने का रहा है। पहले द ग्रेट गेम में ब्रिटिश और रूस के बीच, और अब शायद एक नए ग्रेट गेम में। सही कहा। आज भी उसकी लोकेशन बहुत जरूरी है। वो ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। चीन के सी पैक के लिए वो जिंदगी और मौत का सवाल है। अमेरिका और भारत की भी उस पे नजर है। बिल्कुल। ऐसे में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या बलोचों का ये संघर्ष कभी सिर्फ उनका अपना रह पाएगा, या इसकी किस्मत हमेशा बड़ी ताकतों के हितों से ही तय होती रहेगी?